हाँ जी, सबसे पहली बात, प्रोटोजोआ को सबसे पहले किसने देखा था? प्रोटोजोन्स को सबसे पहले किसने देखा था? कौन सा बालक मुझे कमेंट सेक्शन में ये आंसर देगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको। हाँ जी, जल्दी से दिमाग लगाइए। प्रोटोजोआ को सर्वप्रथम किसने देखा था? वेरी गुड वैष्णवी, बहुत ही बढ़िया जय, नेहा, बहुत ही बढ़िया जैनब, संध्या, शिबू, वेरी गुड। किसने? ल्यूविन हॉक ने, एंटोन वॉन ल्यूविन हॉक, इन्होंने सबसे पहले किसको देखा था? प्रोटोजोअन्स को देखा था। ठीक है, ये जो प्रोटोजोआ जो होते हैं, ये प्रोटोजोआ जो होते हैं, ये एनिमल लाइक होते हैं, यानी प्राणी समान होते हैं। सर एनिमल लाइक क्यों बोला? आप मुझे बताइएगा। एनिमल्स की अगर हम बात करें, प्राणियों की बात करें, इतने सारे आप एनिमल्स देखते हो, इतने सारे आप प्राणी देखते हो, क्या प्राणी मृतोपजीवी होते हैं? क्या प्राणी स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी होते हैं? या प्राणी परपोषी में ज्यादातर या तो परजीवी रूप से मिलते हैं या परभक्षी रूप से मिलते हैं? सोचो, खुद जरा सोचो, एनिमल्स ज्यादातर कौन सा पोषण दर्शाते हैं? दिमाग लगाइए। प्राणी जो होते हैं वो ज्यादातर कौन सा पोषण दर्शाते हैं? स्वपोषी तो वो होते नहीं है, कौन से होते हैं? परपोषी। लेकिन परपोषी में क्या वो मृतोपजीवी होते हैं? नहीं सर। क्या एनिमल्स जो होते हैं क्या वो मृतोपजीवी होते हैं? नहीं सर। या तो वो परजीवी हो सकते हैं या परभक्षी हो सकते हैं। तो ये साहब प्रोटोजोआ जो है ये प्राचीन प्रकार के एनिमल्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये परजीवी भी होते हैं, परभक्षी भी होते हैं। यानी बिल्कुल एनिमल्स के जैसा लक्षण दर्शा रहे हैं कि ये परजीवी भी हो सकते हैं, परभक्षी भी हो सकते हैं। डन। तो क्या ये पहला बिंदु डन डना डन डन, सिंपल सा मीनिंग समझ आगे बढ़। क्या हम इन्हें प्राणी समान जीव बोलते हैं? ये प्राचीन प्राणी समान जीव हैं। पहला बिंदु ये लिख सकता है, ये प्राचीन प्राणी समान जीव होते हैं। अब क्यों बोला? रीजन क्या था कि इनमें पोषण कैसा होता है? परजीवी और परभक्षी, जो किसमें मिलता है? एनिमल्स में मिलता है। डन, क्लियर है? चले आगे, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पहला बिंदु। चलिए जनाब, और ये डायग्राम्स अगर आपको याद आ रहे हो, ये अमीबा था, ये पैरामीशियम था, ये कौन से समूह में आएंगे? ये देखकर पता लग रहा है कि ये दोनों जो आएंगे किस में आएंगे? प्रोटोजोआ में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर सिंपल सी बात करके, सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी या परजीवी के रूप में रहते हैं। लो जी, यही पहला बिंदु हमने पढ़ा था कि हम इनको एनिमल्स लाइक क्रिएचर्स क्यों बोलते हैं? एनिमल्स लाइक क्यों बोला जाता है? प्राणी समान क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्राणियों के समान ये परभक्षण भी दर्शाते हैं, प्राणियों के समान ये परजीविता भी दर्शाते हैं। ज्यादातर ये कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। ज्यादातर अगर आपसे पूछा जाए ज्यादातर ये कैसे होते हैं, तो ज्यादातर ये कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। ठीक है, अब सीधा कि भैया हमने प्रोटोजोआ को 4 समूह में बांट दिया। सर किस आधार पर बांट दिया? आप मुझे बताइएगा। हमने प्रोटिस्टा जगत को बांटा था। ये हम लोगों ने प्रोटिस्टा जगत को बांटा था। किस आधार पर बांटा था? कौन बताएगा? यहां पर हमने प्रोटिस्टा जगत को इस तरीके से बांटा था। किस आधार पर? आधार क्या लिया था हमने? क्या हमने यहां पर आधार पोषण लिया था? सोच, क्या ये स्वपोषी, ये परपोषी, वो भी मृतोपजीवी, ये परपोषी, वो भी कौन से? परजीवी या परभक्षी भी हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर कैसे होते हैं? ये परजीवी होते हैं। पोषण लिया था ना। अब यहां पर हम इस प्रोटोजोआ का वर्गीकरण करेंगे। ये जो प्रोटोजोआ है इसको 4 समूह में बांट रहे हैं। चाहे आप यहां पर भी इस तरीके से कर सकते हैं। यहां पर प्रोटोजोआ को जब हम बांटते हैं तो किस आधार पर बांटते हैं? गमन अंगों के आधार पर। किस आधार पर? सर मोबिलिटी के आधार पर या लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर। इंग्लिश में बोलते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन,
इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे गमन अंग। गमन का मतलब क्या होता है? चलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। तो गमन करने के लिए अंगों के आधार पर हम इनको प्रोटोजोआ को 4 समूह में बांटते हैं। अब कौन से? एक वो जिनमें गमन जो होएगा, जिसमें चलन जो होएगा, जिसमें मूवमेंट जो होएगा, किसके द्वारा होएगा? कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा आएगा? कूटपाद, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। तो जरा सोच, ऐसे प्रोटोजुआ को क्या मैं अमीबीय प्रोटोजुआ बोल सकता हूं? ऐसे प्रोटोजुआ को क्या हम अमीबीय, ऐसे प्रोटोजुआ को क्या हम अमीबीय प्रोटोजुआ बोल सकते हैं? दिमाग लगाइए, ऐसे प्रोटोजुआ को हम अमीबीय बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अमीबॉइड प्रोटोजुआ, जिसमें मूवमेंट किसके द्वारा होएगा? सर, कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ऐसे जिनके अंदर मूवमेंट जो होएगा वो किसके द्वारा होएगा? पक्षमाभ के द्वारा। पक्षमाभ जिसको हम क्या बोलते हैं सर? पक्षमाभ को हम बोलते हैं सीलिया। पक्षमाभ को हम क्या बोलते हैं? सीलिया। तो ऐसो को हम क्या बोलेंगे? पक्षमाभी प्रोटोजुआ। इसको हम क्या बोलेंगे सर? पक्षमाभी प्रोटोजुआ। पक्षमाभी प्रोटोजुआ। ऐसे जिनके अंदर क्या मिलेगी? कशाभिका मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? कशाभिकीय प्रोटोजुआ। जिनके अंदर फ्लैजिला मिलेगी, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। जिसके अंदर सीलिया मिलेगी, सीलिएटेड प्रोटोजोन। जिसके अंदर स्यूडोपोडिया मिलेगी, अमीबॉइड प्रोटोजोन। सर ये कूटपाद क्या होता है? अभी बताता हूं। पक्षमाभ और कशाभिका, पक्षमाभ और कशाभिका ये तूने पढ़ा हुआ है, सेल वाले चैप्टर में पढ़ लेते हो आप। डन। अब फाइनली एक चौथा समूह जिसमें कोई गमन अंग होता ही नहीं है। इसमें गमन अंग है, इसमें गमन अंग है, इसमें गमन अंग है। चौथा समूह जिसमें कोई गमन अंग ही नहीं होता, चलने के लिए कोई अंग ही नहीं है। तो फिर वो कैसे चलते हैं? वाहक के द्वारा। किसके द्वारा? वाहक के द्वारा। जैसे जैसे मच्छर के अंदर कोई था सर, प्लाज्मोडियम। क्या अपने आप आ सकता है? आपके अंदर उड़ते उड़ते प्लाज्मोडियम आ सकता है? नहीं सर। तो ऐसे जिनके अंदर कोई गमन अंग नहीं होता, वो वाहक के द्वारा ट्रांसफर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजुआ। डन। तो इस आधार पर हमने प्रोटोजुआ को कितने भागों में बांट दिया बेटा जी? यहां पर ये जो प्रोटोजुआ जो होते हैं इनको हम 4 समूह में बांटते हैं। अमीबीय प्रोटोजुआ, कशाभिकीय प्रोटोजुआ, पक्षमाभी प्रोटोजुआ और स्पोरोजुआ। ठीक है। हाँ भाई मंजीत, कैसा लगा? सफेद सफेद सर, धूप आ रही है? धूप आ रही है, दिख रही है अभी? हाँ जी। तो प्रोटोजुआ को हम यहां पर 4 भागों में बांटते हैं। किस आधार पर? याद रखना, गमन अंगों के आधार पर। भूल मत जाना, ये लिखा हुआ नहीं है तो ये याद रखना। 4 समूह में बांटते किस आधार पर? आधार याद रखना, गमन अंग। ठीक है जी। गमन अंगों के आधार पर हम यहां पर 4 भागों में बांटते हैं। हाँ जी, चलो जी आगे बढ़ते। नवीन पांडे, बेटा पूरा चैप्टर पढ़ा दिया यार। क्या सर तभी प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट के रूप में मिलते हैं? स्पोरोजोइट, चाहे स्पोरोजोइट बोल दे, मतलब वो एक अवस्था थी, एक बीजाणु अवस्था थी। किसकी? अभी आएगा वो वर्ड, है ना, अभी आएगा स्पोरोजुआ, तो वहां पर बताऊंगा। अभी इतना सा क्लियर हो गया। सिंपल। प्रोटोजुआ को हम एनिमल्स लाइक स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एनिमल्स के जैसे ये पोषण दर्शा रहे हैं। फिर इनको हमने 4 भागों में बांट दिया। किस आधार पर? गमन अंगों के आधार पर। अमीबीय प्रोटोजुआ वो होंगे जो कूटपाद बनाएंगे, स्यूडोपोडिया बनाएंगे। कशाभिकीय वो होंगे जिनके अंदर कशाभिका फ्लैजिला मिलेगी। पक्षमाभी वो होंगे जिनके अंदर सीलिया मिलेगी, पक्षमाभ मिलेगी। और स्पोरोजुआ जिसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। उनको गमन करने के लिए वाहक की जरूरत है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन आएगा सर? अमीबीय प्रोटोजुआ। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं सर? यहां पर अमीबीय प्रोटोजुआ की बात कर रहे हैं। अमीबीय प्रोटोजुआ यानी ऐसे प्रोटोजुआ जिनके अंदर ये इस तरीके से संरचनाएं बनेंगी, और इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? कूटपाद बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं, पादाब भी बोला जाता है, कई सारे नाम है। ठीक है जी। तो ये संरचना जो होती है इनको हम क्या बोलते हैं? कूटपाद। या पादाभ भी बोला जाता है, स्यूडोपोडिया।
डन, क्लियर है जी यहां तक की बात? चलिए सर ये तो ऑक्टोपस के जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब बात आ रही है, देखो ऑक्टोपस जो होता है उसके जैसा दिख तो रहा है, लेकिन ऑक्टोपस में निश्चित क्या होते हैं, अंग होते हैं, उनकी एक निश्चित आकृति होती है। ये जो है ये एक निश्चित आकृति नहीं है, ये बदलती रहती है। अंदर जीव द्रव्य यहां पर या कोशिका द्रव्य जो होता है बढ़ता जाता है और ये फैलते जाते हैं, यानी ये अनियमित आकृति के होते हैं। कौन भैया? ये आपके कूटपाद, ये बनते रहते हैं, सिकुड़ते रहते हैं, अलग अलग संरचनाएं बनाते रहते हैं। 10वीं कक्षा में पढ़ा था आपने ये वर्ड कौन सा? कूटपाद, पादाब या स्यूडोपोडिया। चलिए जी, सीधी सी बात है, अमीबीए प्रोटोजुआ, सिंपल से बिंदु पढ़ने हैं, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए इसमें। ये सीधे से 4 बिंदु है। अब इनमें पहला बिंदु जो है, जो जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हाईलाइटेड करके ऑलरेडी बता दिए कि सर ये कहां पर मिलते हैं। बेटा ये आपके दोनों जगह पर मिलते हैं, पानी में भी मिलते हैं और स्थल पर भी मिलते हैं। स्थल पर पर्टिकुलरली जो नमी भरी जो जगह जो होगी, जहां पर थोड़ा सा गीलापन होएगा, थोड़ा सा मार्शी एरिया होएगा, थोड़ा सा चिकनाहट दलदल टाइप का जो होएगा, वहां पर भी मिलते हैं। और बेसिकली ये पानी में मिलते हैं। कौन से पानी में मिलते हैं ये जरूर याद रखना है। ये आपके स्वच्छ जल में भी मिलते हैं और समुद्री जल में भी मिलते हैं। सर एग्जाम्पल के साथ में बता दीजिए, स्वच्छ जल में मिलने वाला जो है उसका एग्जाम्पल याद रखना, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका ये किस में मिलता है? स्वच्छ जल में मिलता है। जबकि समुद्री जल में वो मिलता है जो आज तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कौन सा? ये वाला जो डायग्राम आप पढ़ते हैं ना, इसका नाम है अमीबा, और इसकी जाति जो होती है वो होती है प्रोटियस। तो अमीबा प्रोटियस जो होता है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, अमीबा अमीबा स्कूल में यही पढ़ाया जाता है। अमीबा प्रोटियस जो होता है वो समुद्री जल में मिलता है और एंटामीबा हिस्टोलाइटिका स्वच्छ जल में मिलता है। अब आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा है जो आपको रोग करेगा? दिमाग लगा सोचो, इनमें से कौन सा है जो आपके अंदर जाकर रोग पैदा कर सकता है? दिमाग लगाइए जरा जल्दी से, कौन सा है जो रोग पैदा करेगा? अमीबा करेगा या एंटामीबा करेगा? सोच, तू कौन सा पानी पीता है? समुद्र का पानी पीता है या स्वच्छ जल पीता है? सर हम तो साफ पानी पीते हैं, है ना? तो हमारे अंदर किसके जाने की संभावना है, अमीबा की कि एंटामीबा की? एंटामीबा की। और एंटामीबा अगर हमारे अंदर जाता है तो उससे जो बीमारी होती है, उससे जो रोग होता है, उसका नाम होता है अमीबिएसिस। कौन सा रोग होता है? सर इससे जो रोग होता है उस रोग का नाम है क्या? अमीबिएसिस। और आप मुझे बताइए, क्या हमने अमीबिएसिस, जिसको हम अमीबिए पेचिश बोला था, क्या हमने पढ़ा था? ऐसा कुछ रोग हमने पढ़ा था? कहां पढ़ा था? कौन से चैप्टर में पढ़ा था? मानव स्वास्थ्य और रोग में पढ़ा था? पढ़ा था ना? सबसे पहले तो यहां पर सीधा यहां पर आना। पहले चौथे बिंदु पर आ जाओ, ऊपर वाले में से। चलो ये वाला तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। सीधा चौथे बिंदु पर आ। क्या एंटामीबा परजीवी है? अरे भैया एंटामीबा अगर हमारे अंदर जाएगा, हमसे पोषण लेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो क्या वो एक परजीवी है या नहीं है? बिल्कुल है। और उससे जो रोग होता है कौन सा? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से। उस रोग का नाम था अमीबिएसिस या अमीबिया पेचिश। डन। चलो याद रखना, समुद्र में जो मिलता है वो कौन है? अमीबा प्रोटियस होता है। चल, ये पहला बिंदु और चौथा बिंदु क्लियर हो गया। दंडना दंडन। चले आगे। अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये अपने कूटपात की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। मतलब कि भैया ये जो अमीबॉइड प्रोटोजुअन्स जो होते हैं, कौन से? अमीबीय प्रोटोजुआ जो होते हैं, ये अमीबीय प्रोटोजुआ में क्या मिल रहा है? सर कूटपाद मिल रहा है, स्यूडोपोडिया मिल रहा है। अब सर ये स्यूडोपोडिया का काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो इसके दो कार्य हैं सीधा। एक तो गमन कराता है, यानी मूवमेंट करा रहा है, और साथ साथ अगर कोई भोजनीय पदार्थ यहां पर है और ये इस तरीके से एंटामीबा है या अमीबा है ना, तो ये क्या करते हैं? इस तरीके से इसके चारों तरफ
क्या बनाएंगे, कूटपाद बनाएंगे, और फिर ये फाइनली कूटपाद यहां से इस सिरे से जुड़ जाते हैं, और ये जुड़ने के बाद ये चीज अंदर आ जाती है इन फॉर्म ऑफ वैक्यूल, खाद्य रसधानी बन जाती है। डन। तो अब आप मुझे बताइए, सोच समझकर मुझे बताइए, क्या ये भोजन पकड़ने में भी हेल्प कर रहा है ये स्यूडोपोडिया? हाँ, खत्म। देख, चीज वो पढ़ जो सिंपल है, आगे चल, उस पर अभी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। जहां पर करानी चाहिए थी, मैं बार बार बोल देता हूं, जहां करानी चाहिए मैं ऑलरेडी आपको वहां पर उन चैप्टर में करा चुका हूं। जहां सिंपल है उसको सिंपल लेकर चलिए और आगे बढ़िए, है ना, आगे बढ़िए। तो सीधी सी बात है, तेरे को अगर कोई क्वेश्चन उठेगा यहां से, किसमें, नीट में, इन 4 बिंदुओं से बाहर तो जाने वाला नहीं है। घुमा फिरा कर पूछ लेगा क्या कि भैया अमीबॉइड प्रोटोजोआ जो होते हैं वो गति किससे करते हैं, कूटपाद से, स्यूडोपोडिया से। स्यूडोपोडिया क्या कार्य करता है, गमन में भी हेल्प करता है, भोजन पकड़ने में भी हेल्प करता है। कौन सा अमीबीय प्रोटोजोआ है जो एक परजीवी की तरह कार्य करता है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। कौन सा रोग होता है, अमीबीय पेचिश होता है, जिसको अमीबियसिस बोला था, अमीबिक डिसेंट्री बोला था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, है ना। सिंपल 3 बिंदु समझ। कहां पर मिलते हैं, साफ पानी में भी मिलते हैं, समुद्र में भी मिलते हैं। समुद्र में कौन सा मिलता है ये लिखा हुआ नहीं है, अमीबा प्रोटियस। साफ पानी में कौन सा मिलता है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। और नम मृदा में भी मिलते हैं। अब ये नम मृदा में ये भी मिलता है और ये भी मिलता है। अब वो नम मृदा समुद्र के आसपास वाली होगी तो ये मिल जाएगा, वो नम मृदा आपकी जो स्वच्छ पानी के आसपास वाली होगी ये मिल जाएगा। डन। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहां पर, पर्टिकुलरली ये जो समुद्र में जो मिलते हैं, और समुद्र में सिलिका होती है। याद कर, कल तूने डाइएटम पढ़ा था, समुद्र में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है, सिलिका होती है। वो सिलिका इनमें जो समुद्र में मिलते हैं उनकी सतह पर जुड़ जाती है और एक कवच का कार्य करती है जो इनको बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाती है। तो याद रखना, हम ज्यादातर अमीबा 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 एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, बचपन से हमें अमीबा 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 एग्जाम्पल क्यों बताया गया है, एंटा अमीबा क्यों नहीं बताया गया था? वो इसलिए नहीं बताया गया था, या ज्यादातर हम क्राइसोफाइट में डाइएटम 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 क्यों पढ़ते हैं, डेस्मिड क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्यों? क्योंकि प्रभावी रूप से जो मिलता है एक समूह का सदस्य, हम उसी की ही बात करते हैं। जैसे प्रभावी रूप से डाइएटम मिल रहा था तो हमने डाइएटम की बात करी। अब प्रभावी रूप से यहां पर कौन मिलता है समूह के अंतर्गत, अमीबा मिलता है। क्यों मिलता है अमीबा? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड रहता है। क्यों रहता है प्रोटेक्टेड? क्योंकि उसकी सतह पर क्या मिलती है, सिलिका मिलती है। जुगनू से क्या पूछ रही हो सावी यादव? सर स्लाइम मोल्ड वाटर में होंगे? खुद सोचो प्रिया कुमारी, कहां पर होंगे? गली सड़ी पत्तियां टहनियां लिखा हुआ था वहां पर, कल भी तुमको बताया था। स्थलीय होते हैं, जहां आसपास पानी और स्थल ये मिलेगा, जहां पर सड़ी गली चीजें मिलेंगी वहां पर मिलेंगे। चलो, क्लियर है ये वाली चीज, समझ में आ गया? रीजन समझ में आया कि ज्यादातर हम अमीबा की ही बात क्यों करते हैं, एंटामीबा की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुलता से मैक्सिमम मेजॉरिटी में ये मिलते हैं हमारी इस पृथ्वी पर, ये नहीं मिलते हैं। क्यों? ऑब्वियसली बात है, पहली बात तो समुद्र ज्यादा है। समुद्र परसेंटेज अगर हम देखें वाटर की तो किसकी ज्यादा है सर, समुद्री जल की ज्यादा है, तो वहां पर ये सबसे ज्यादा मिलेंगे। और साथ साथ प्रोटेक्टेड भी रहते हैं, किसके कारण, सिलिका। तो क्वेश्चन लिया जाएगा, याद रखना जो हाईलाइटेड पोर्शन है वहां से, कि कौन सा अमीबीय प्रोटोजोआ में या किसमें मिलती है सिलिका। तो याद रखना, जो समुद्रों में मिलते हैं उनमें मिलती है, क्या मिलती है, सिलिका मिलती है, कवच का कार्य करती है, उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। ये था पहला अमीबीय प्रोटोजोआ। दूसरा आ रहा है कशाभिकीय प्रोटोजोआ। कशाभिकीय प्रोटोजोआ में कल डायग्राम आपको दिखा दिया था, ये वाला, दिस इज कशाभिका। अब ये जो कशाभिका जो होती है, ऑब्वियसली बात है गति करने में हेल्प करेगी। क्या यहां पर कशाभिका भोजन को पकड़ने में हेल्प करती है? नहीं, कि भोजन को पकड़ने में। चलो यहां पर ये जो कूटपाद जो थे, ये कूटपाद जो थे, ये तो भोजन को पकड़ने में हेल्प कर रहे थे, गमन में भी दोनों काम कर रहे थे। लेकिन क्या कशाभिका, ये पूंछ सी जो लटक रही है, क्या ये भोजन को पकड़ेगी? नहीं, ये भोजन को नहीं, ये सिर्फ गमन करने में हेल्प करती है। इसका कार्य केवल गमन है, भोजन पकड़ना नहीं है। ठीक है,
सीधी सी बात है सर। कशाभिकीय प्रोटोजोआ ऐसे प्रोटोजोआ जिनमें कशाभिका मिलेगी, ठीक है। ज्यादातर ये रोग फैलाते हैं। ज्यादातर क्या फैलाते हैं? ये रोग फैलाते हैं, ज्यादातर ये डिजीज कॉज करते हैं। सर फिर तो ये सॉलिड होने चाहिए ना। तो बेटा ये क्या लिक्विड होते हैं? बेटा ये लिक्विड होता है। ये जीव जो है ये लिक्विड है बेटा? मेरे को बताओ, जिसने भी पूछा शबाना, क्या ये लिक्विड दिख रहा है आपको? ये जीव लिक्विड है, गैसीय अवस्था में मिल रहा है? ऑब्वियस ही बात है, इनमें रिजिडिटी होएगी, इनमें हार्डनेस होएगी। किसके कारण? सिलिका के कारण। हाँ जी, अब इधर देखिएगा, यहां पर आपको ये कौन दिख रहा है? ये एक कशाभिकीय प्रोटोजोआ दिख रहा है। इसका नाम है, याद रखना, ट्रिपैनोसोमा। क्या नाम है इसका? ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा की अलग अलग जातियां आती है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा रोडेशियंस, ट्रिपैनोसोमा पैलिडम, अलग अलग जातियां होती है किसकी? इस ट्रिपैनोसोमा की, एक कशाभिकीय प्रोटोजोआ की। इस ट्रिपैनोसोमा से डिजीज होती है और उस डिजीज का नाम आपने याद रखना। इससे रोग होता है, उस रोग का नाम आपको याद रखना। हिंदी में बोलते हैं निद्रालु या निद्रा व्याधि, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। हाँ जी, देखिए बेटा, हमारे शरीर में, ध्यान से सुनना, हमारे शरीर में हमारे ब्रेन का एक पोर्शन होता है जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। क्या सर समझ नहीं आया? आप मुझे बताइए, एक वर्ड मैंने लिखा है क्या? बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी है क्या? जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक। मीनिंग आपकी पूरी दिनचर्या जो होती है उसमें आप कब उठते हैं, कब सोते हैं? जब, सोचिए, हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं, रात को सो जाते हैं। यही हमारी क्या चल रही है? एक जैविक घड़ी चलती है रोज। ऐसा तो नहीं है कि सुबह सोते रहते हैं, पूरा दिन सोते रहते हैं, रात को उठकर ऑफिस में जाते हैं, रात को उठकर काम करने जाते हैं। नहीं ना, ये हमारी एक जैविक घड़ी है, ये हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक चल रही है। अब इस बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन कौन करता है? हमारे ब्रेन करता है, और कुछ हार्मोन्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं। हमारे ब्रेन का कौन सा पोर्शन होता है जो हमारी इस बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है? तो याद रखना, हमारे ब्रेन का एक पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं मेड्यूला ओब्लंगेटा, और साथ साथ हाइपोथैलेमस। मेड्यूला ओब्लंगेटा, हाइपोथैलेमस, मेजरली ये हमारे दो वो पोर्शन होते हैं किसके? ब्रेन के, जो इस जैविक घड़ी को, बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्योंकि ये एक कैसी प्रक्रिया होती है, याद रखना, सेरिब्रम जो होता है ज्यादातर वो कौन सी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है? ऐच्छिक। अनैच्छिक प्रक्रियाएं जो होती है हमारे अंदर, ज्यादातर वो कौन नियंत्रित करता है? हमारा मेड्यूला ओब्लंगेटा, और साथ साथ ये हाइपोथैलेमस भी रेगुलेट करता है। तो याद करिए, मैंने आपको एक दिन, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने इसी क्लास में, मतलब आरंभ बैच में, एक दिन आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस के कई सारे कार्य होते हैं, जिसमें से भूख, जिसमें से प्यास, जिसमें से इमोशंस, जिसमें से टेम्परेचर, और साथ साथ बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना, अगर आपको याद आ रहा हो। साथ ही साथ एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्रंथि। उस पिनियल ग्रंथि से निकला हुआ एक हार्मोन जिसका नाम होता है मेलाटोनिन, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी इस बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने के लिए। अब बात आ रही है, अगर हमारे इन पोर्शंस तक ऑक्सीजन का स्तर अगर कम हो जाए, क्या बोला हमने? पर्टिकुलरली इन पोर्शन के पास में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाए, या हमारी ये ग्रंथि से इस हार्मोन का स्त्रावण कम हो जाए, तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ सकती है, प्रॉपरली नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया कंडीशन होने लग जाती है। क्या क्या बोलते हैं उसको? इंसोम्निया, यानी नींद का प्रॉपरली ना आना, और नींद आ रही है बार बार जग जाना। नींद बोलते ना, कच्ची नींद हो गई है, यानी नींद प्रॉपरली नहीं आ रही, डीप स्लीप नहीं हो रही है, बार बार टूट रही है, बार बार टूट रही है, दिन में सो रहे हैं फिर भी नहीं सो पा रहे।
सॉरी। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है तो ये अगर अनबैलेंस्ड हो जाती है, सॉरी, कैसी हो जाती है? अनबैलेंस्ड हो जाती है। तो वो एक कई सारी उससे बीमारियां होती है, जिसमें से एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है स्लीपिंग सिकनेस। और ये स्लीपिंग सिकनेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका एक प्रोटोजोआ था जिसका नाम था ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा पर्टिकुलरली हमारी उन धमनियों को प्रभावित कर देता है जो हमारे ब्रेन के इन पोर्शंस तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। याद रखना, उन कैरोटिड धमनियों को प्रभावित कर देता है जो हमारे ब्रेन के या हमारी इन पिनियल ग्रंथि के पास जो हार्मोन निकल रहा था उनको प्रभावित कर देता है, जिससे ये कंडीशन पैदा हो जाती है। कौन सी? स्लीपिंग सिकनेस। सर ये ट्रिपैनोसोमा हमारे अंदर जाता कैसे है? ये ट्रिपैनोसोमा जो होता है ये हमारे अंदर एक मक्खी के काटने से जाता है और उस मक्खी का नाम होता है सी मक्खी, जिसका वैज्ञानिक नाम है फिलोबोटोमस अर्जेंटाइप्स। फिलोबोटोमस अर्जेंटाइप्स ये एक मक्खी का नाम है, सी मक्खी, जिसकी लार में कौन होता है? ट्रिपैनोसोमा होता है। ये ट्रिपैनोसोमा से कौन सी बीमारी होती है? निद्रालु रोग, स्लीपिंग सिकनेस होती है। इतनी सी बात सुननी थी, समझनी थी और यहां पर इसमें ये चीज निपटानी थी। आइएगा, 4 बिंदु है जिसमें से पहले एक काम करिएगा, पहला छोड़ दीजिए, अभी दूसरा, तीसरा, चौथा एक बार फटाफट निपटा लीजिए क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्या? इनके शरीर पर कशाब पाया जाता है। कशाब का मतलब फ्लैजिला पाया जाता है। कशाब का मतलब क्या होता है? कई बोलेंगे कशाब मीन्स कशाबी का फ्लैजिला पाया जाता है, उससे ये गति करते हैं। ये जो होते हैं ये परजीवी होते हैं। अब ये जो परजीवी कशाभिका प्रोटोजोआ होते हैं इनसे बीमारी होती है जिसका नाम होता है निद्रालु व्याधि, निद्रालु रोग, निद्रालु व्याधि। व्याधि का मतलब होता है सिकनेस, यानी शरीर के अंदर क्या हो रही है? कमी। व्याधि का मतलब होता है सिकनेस, सिकनेस का मतलब कमजोरी आ रही है, कमी हो रही है, ये होती है। जिसका कौन है रिस्पॉन्सिबल, कौन है उसके लिए? ये ट्रिपैनोसोमा था। चलो सर, ये 3 बिंदु। क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा बनेगा। क्वेश्चन अगर बनेगा भी यहां से तो वो यही बन सकता है कि ट्रिपैनोसोमा कौन है? 4 ऑप्शन दे दिए, कशाभिकीय प्रोटोजोआ, पक्षमाभी प्रोटोजोआ, अमीबीय प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ। तो सीधा टिक लगाएगा। क्या ट्रिपैनोसोमा किसका उदाहरण है? सर कशाभिकीय प्रोटोजोआ। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ट्रिपैनोसोमा से कौन सा रोग होता है, या निद्रालु रोग किससे होता है? 4 ऑप्शन में अलग अलग जीवों का नाम लिख दिया जिसमें से एक है ट्रिपैनोसोमा, टिक लगा देगा। ये ऐसे लिख सकता है ट्रिपैनोसोमा से कौन सा रोग होता है? 4 रोग लिख दिए, तूने देखना है वहां पर निद्रालु रोग कौन सा होता है। डन। इसके अलावा कोई ऑप्शन इन 3 बिंदुओं से नहीं बन सकता है। समझना, ये इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है और आपने, सिंपल है ये चीज। आगे बढ़ते हैं। अब इससे पहले वाला समूह जो था कौन सा? अमीबीय प्रोटोजोआ, वो कहां पर मिल रहा था? सर वो दोनों प्रकार के जल में मिल रहा था। किस में मिल रहा था? दोनों प्रकार के जल में मिलता है। ये कहां पर मिलते हैं? तो ये जल में भी मिलते हैं और स्थल पर भी मिलते हैं। याद रखना, जल में भी मिलते हैं और स्थल पर भी मिलते हैं। ज्यादातर ये किस में मिलते हैं? जल में मिलते हैं। कौन से जल में मिल रहे हैं? स्वच्छ जल में मिल रहे हैं। अब जरा सोच, ये अफ्रीकन कंट्रियों में जो मक्खी जो होती है, जो बीच एरिया जो होता है, बीच एरिया मींस वो एरिया जहां पर पानी होता है, बीचेस जो होते हैं वहां पर जो मक्खियां होती है, वहां पर सी मक्खी जो होती है, वहां पर पानी, गंदला जो पानी जो होती है उसमें उनके लार्वा पनपते हैं। और वो लार्वा, समझने की कोशिश करना, मान लो मैं एक मक्खी हूं, मेरा नाम है सीसी मक्खी, मेरे जो लार्वा हैं, जैसे मच्छर के लार्वा जो होते हैं पानी में पनपते, ऐसे ये जो मक्खी जो होती है इसके लार्वा किसमें है? पानी में है। ठीक है, स्वच्छ पानी में है। ठीक है, अब वो स्वच्छ पानी में जो लार्वा होता है, लार्वा के अंदर चला जाता है कौन? आपका ये ट्रिपैनोसोमा। फिर वो लार्वा वृद्धि करते हैं, लार्वा, मक्खी के जो लार्वा है, जब वो वृद्धि करेंगे, पूर्णतः मक्खी में तब्दील हो जाएंगे, तो उनके अंदर कौन होएगा? वो ट्रिपैनोसोमा। तो वो ट्रिपैनोसोमा मक्खी के अंदर कैसे आया? उस पानी के माध्यम से आया। डन। तो याद रखना, ये आपके स्वच्छ जल में मिलते हैं,
समुद्री जल में नहीं मिलते, ज्यादातर किसमें मिलते हैं? स्वच्छ जल में मिलते हैं। और स्वच्छ जल कौन सा? वो नदी का आसपास का जो एरिया, मैंने बीचेस बोल दिया था, नदी के आसपास का जो एरिया होता है, किनारे वाला एरिया, वहां पर मिलते हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए, अब ये वापस नदी में कैसे जाएगा या उस मक्खी में कैसे जाएगा? सपोज मेरे अंदर आ गया, ये मेरे को बीमारी कर दी है, अब मेरे अंदर आकर मेरे अंदर परजीवी बनकर मेरे अंदर रहेगा। हाँ सर रहेगा। अपनी संख्या बढ़ाएगा? हाँ बढ़ाएगा। अब हम जब मल त्यागेंगे तो वो मल त्यागने के बाद वाहित मल के रूप में जब हम उसको किसमें डाल देंगे? जल स्त्रोतों में, जल स्त्रोतों में वापस से पहुंच जाएगा। ठीक है, डन। तो इस तरीके से ये चलती रहती है इसका जीवन चक्र। सर ये सीसी मक्खी कैसी दिखती है? और कैसे दिखाऊं बता? अरे एक चल गया। इस तरीके की दिख रही है बेटा, सी फ्लाई। ये देख लिखा हुआ है सी फ्लाई, सी मक्खी। आगे आनंद, मजे आ गए, चले आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट ये था कशाभिकीय प्रोटोजोआ। 4 बिंदु, खत्म खल्लास, आगे बढ़ते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं। सर द्विपोषी होगी, वेल डन, बहुत बढ़िया, सीधी सी बात है। मक्खी के अंदर अपना जीवन चक्र और हमारे अंदर पूरा कर रही है तो द्विपोषी है। हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड जो है वो आ रहा है पक्षमाभी प्रोटोजोआ। और देखने के बाद आपको ये पता लगेगा ये है कौन? पैरामीशियम। अब ये पैरामीशियम की स्ट्रक्चर एक बार जरा यहां पर देख लेना। ये पैरामीशियम की स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार आराम से, तसल्ली से। इंग्लिश में कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, है ना। सबसे पहले यहां पर जिस वर्ड पर फोकस करना है उस वर्ड पर फोकस कर दे कि यहां पर सीलिया लिखा हुआ है। सीलिया मीन्स पक्षमाप, यानी इस पर क्या मिल रहे हैं? ये इस तरीके से पक्षमाप मिल रहे हैं। डन, चलो जी, ये कौन है? हमारा पैरामीशियम। दूसरा साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है, चलो समझ में आता है, अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसको साइटोप्लाज्म बोल दिया। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है एनालपोर, गुदा छिद्र बोल दिया जाता है, गुदा छिद्र बोल दिया जाता है। ये जो संरचना जो होती है इसको एनालपोर बोला जाता है। पोर का मतलब छिद्र और एनाल का मतलब, एनस का मतलब गुदा, यानी जो भी वेस्ट मटेरियल होएगा, वेस्ट मटेरियल अपशिष्ट पदार्थ, वो यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है जी। ये लिखा हुआ फूड वैक्यूल यानी खाद्य रसधानी। ये जो संरचना जो है ये कौन है? खाद्य रसधानी है। इस पर वो फोकस करना, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा हुआ और ये वर्ड लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है ये जो संरचना जो इसको लिखा हुआ है इंग्लिश में ओरल ग्रूव, हिंदी में बोलते हैं ग्रसिका। हिंदी में बोला इसको ग्रसिका, ओरल ग्रूव। और ये जो भाग जो होता है, ये वाला भाग, ये भाग जो है ये होता है मुख, जिसको हम बोलते हैं गलेट। याद रखना, क्या बोलते हैं? गलेट कहते हैं। ये जो मुख जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? गलेट कहते हैं, गलेट। ठीक है, जैसे हमारा मुख है, एक छिद्र है, हाँ सर, ऐसे यहां पर छिद्र है जिसका नाम है गलेट या मुख भाग है। और वो मुख जो है अंदर किस में खुलता है? एक मुख गुहा में खुलता है, जिसको हम ग्रसिका या मुख गुहा भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में ओरल ग्रूव कहते हैं। डन। फिर उसके बाद यहां पर लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील धानी या संकुचनशील रसधानी कहा जाता है। ये 2 वर्ड याद रख लेना, एक लिखा हुआ है मैक्रोन्यूक्लियस और एक लिखा हुआ है माइक्रोन्यूक्लियस। भूल मत जाना। एक क्वेश्चन नीट में एक बार पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब आप करेंगे, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उपरोक्त में से कौन सा प्रोटोजोआ द्विकेंद्र की अवस्था दर्शाता है? क्या उपरोक्त में से, आपको विश्वास ना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप ट्राई करेंगे आपको पता लग जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा प्रोटोजोआ जो होता है वो द्विकेंद्र की अवस्था दर्शाता है? अब आप इमेजिन करिए,
कौन सा प्रोटोजोआ है जो द्विकेंद्र की अवस्था दर्शाता है? द्विकेंद्र के मतलब कि एक कोशिका है जिसके अंदर दो केंद्रक, एक छोटा केंद्रक है और एक बड़ा केंद्रक है। छोटे वाले केंद्र को हम बोलते हैं लघु केंद्रक और बड़े वाले को हम बोलते हैं दीर्घ केंद्रक। याद रखना, ये माइक्रो न्यूक्लियस है, ये मेगा न्यूक्लियस है। डिटेल में जब जाते हैं तो ये क्या करता है बेटा, माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है इसको हम रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं, जनन केंद्रक भी बोलते हैं। और ये वाला जो होता है इसको हम कायिक केंद्रक बोलते हैं, इसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ये जो छोटा वाला जो होता है ये याद रखना ये माइटोसिस करता है, और जो बड़ा वाला जो होता है ये एमाइटोसिस करता है। पढ़ाने को मैं बहुत सारी चीज पढ़ा सकता हूँ पैरामीशियम में, पूरा एक लेक्चर निपटा सकते हैं किस पे, पैरामीशियम में। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बन सकता है उस पर फोकस करना। क्या कि इसके अंदर दो न्यूक्लियस मिलते हैं, एक छोटा मिलता है और उसी के साथ में ये एक बड़ा न्यूक्लियस मिलता है। एक छोटा केंद्रक और एक बड़ा केंद्रक, द्विकेंद्रकीय अवस्था पाई जाती है। याद रखना किसमें, पक्षमाभी प्रोटोजोआ। और मेन पक्षमाभी प्रोटोजोआ जो है, मेन एग्जाम्पल जो है वो कौन है, पैरामीशियम है। डन, इतनी सी बात समझ में आ गई है। पढ़े आगे, आइए देखिए यहां पर 4 बिंदु लिखे हुए हैं जिसमें चौथा बिंदु नीचे से निपटा सबसे पहले पैरामीशियम। सर ठीक है सर, एग्जाम्पल जो है वो कौन है, हो गया हमारा पैरामीशियम हो गया। आगे नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनना, यहां पर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं इनमें से इन दोनों बिंदुओं को पहले हम निपटाते हैं। क्या लिखा हुआ, इनमें एक गुहा होती है, गुहा मीन्स खाली जगह, जिसको हमने क्या बोला, ग्रसिका। वो ग्रसिका होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेजा दिया जाता है। सर समझ में नहीं आया, मैंने कहा आइए समझ लेते हैं यार एक सेकंड में। मैंने कहा ये हमारा पैरामीशियम है, इस पैरामीशियम में ये वाला भाग जो था इसको हमने बोला क्या, गलेट, मुख गलेट बोला। ये गलेट जो है अंदर जाकर एक गुहा में ओपन हो रहा है। डन, वर्ड जरा फोकस करना, ये कौन है सर, मुख गुहा, ओरल ग्रूव। ठीक है जी, ग्रसिका, ग्रसिका आगे जाकर किसमें ओपन हो रही है, ये ग्रसिका किसमें खुल रही है, या ये एक छेद है जिसका नाम क्या है, मुख, सिंपल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, गलेट। छिद्र है एक तरीके से, ये मुख छिद्र बोल दिए इसको। ठीक है, चलो सर, अब मैंने आपसे कहा कि भैया इसके शरीर पर क्या मिल रहे हैं, सर इसके शरीर पर ये सीलिया मिल रहे हैं, ये पक्षमाभ मिल रहे हैं। अब ये पक्षमाभ का कार्य क्या होता है सर, ये जो पक्षमाभ जो होते हैं ये 2 कार्य कराते हैं। इनके कार्य की अगर बात करें तो इनके 2 कार्य, पहला तो सीधा सीधा गमन कराएंगे, मूवमेंट करा देंगे, चलो जी इस पैरामीशियम का मूवमेंट करा दिया। दूसरा, ये भोजन को पकड़कर, या भोजन को पकड़ेंगे नहीं, भोजन को खिसकाकर किसके पास लेकर आएंगे। सपोज अगर यहां पर ये भोजनीय पदार्थ यहां पर कांटेक्ट में आया तो ये इस भोजनीय पदार्थ को ऐसे ऐसे खिसकाते 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 कहां पर लेकर आ जाएंगे गुरु, यहां पर ले आएंगे। इस तरीके से मूवमेंट कराते कराते, मूव कराते 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 कहां ले आएंगे, मुख के पास में ले आएंगे। डन, इतनी सी बात ये समझनी थी, क्या, भोजन को खिसकाकर गलेट के पास ले आएंगे। सिंपल। अब देख, ये सुनने के बाद, समझने के बाद, अब इन दोनों बिंदुओं को पढ़, देख कैसे समझ में नहीं आएगा। सर ये तो फैलोपियन ट्यूब में भी थे, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। फैलोपियन ट्यूब के अलावा और कहां पर थे, याद कर, जब हमने मानव जनन चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको तो ये बताया था, ये जो होते हैं इनका मूवमेंट जो होता है, ये चाबुक जो होते हैं ना नाव में, वो जो होती है क्या बोलते हैं उसका, जिससे नाव को आगे चलाते हैं, चाबुक ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी होता है, मतलब उस तरीके से पट करके इस तरीके से
नीचे एग्जैक्टली एक वर्ड था, पतवार नहीं होता, जो भी था, मतलब वो चप्पू की तरह ये इस तरीके से, इनमें भी कई प्रकार की गतियां होती है, एक प्रकार की गति नहीं होती है, इनमें कई प्रकार की गतियां होती है। इनमें ये जो सीलिया जो होते हैं, कई चाबुक की तरह, चाबुक बोल रहा हूं, चप्पू की तरह क्या करते हैं, ये चलते हैं, कई चप्पू की तरह चलते हैं, कोई विरलिंग मूवमेंट दिखाते हैं, इस तरीके से गति करते हैं, कोई था करते हैं, मतलब कैसे बताऊं यार अब मैं इसको, कोई जो होता है ये इस पर बल डालता है, फिर ये इस पर बल डालता है, फिर ये इस पर प्रेशर डालता है, ये हिलता है, ये हिलता है, ये हिलता है, ये विरलिंग मूवमेंट होता है। ठीक है, कई जो होते हैं, कई प्रकार के सीलिया जो होते हैं वो किस तरीके से गति करते हैं, ये अगले वाले पर प्रेशर नहीं डालते, ये खुद सिकुड़ जाते हैं, और जब ये खुद सिकुड़ते हैं तो वो जो पदार्थ है वो आगे की तरफ जाता है, फिर ये सिकुड़ जाता है आगे की तरफ, फिर ये सिकुड़ जाता है आगे की तरफ। तो इस तरीके से कई प्रकार की गतियां होती है किसमें, सीलिया में, जो पहले पढ़ाई जाती थी नीट में, बहुत पहले पढ़ाई जाती थी, क्योंकि पहले क्वेश्चंस आते थे। अब पहले मतलब ये 2011, 12, 2005, 6 उस टाइम की बात है। उस टाइम पर ये सीलियरी मूवमेंट्स जो होते थे, इनके टाइप्स भी बताए जाते थे। हमारे टाइम पे सीलिया कैसे मूवमेंट करता है ये सब पढ़ाया जाता था, लेकिन अब वो टोटली खत्म हो चुका है। वो बहुत ही डीप लेवल होता था, जो अब बिल्कुल भी नहीं है। और अब आप कहेंगे सर पढ़ा दीजिए, उसका कोई लॉजिक नहीं है, टाइम वेस्ट होएगा। बिल्कुल, हाँ जी सर, ये हमारी आहार नाल में भी मिलते थे। वेरी गुड, बिल्कुल मिलते हैं। कौन मिलते हैं? ये हमारी आहार नाल में। देखिए, हमारे श्वसन पथ में मिलते हैं, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। आहार नाल में जो मिलते हैं वो सीलिया नहीं होते हैं, उनको हम अंकुर बोलते हैं, जो दिखने में कैसे होते हैं, सीलिया के जैसे होते हैं, जिनको हम रसांकुर या अंकुर विलाइज बोलते हैं। वो पक्षमाभ नहीं होते हैं, क्योंकि पक्षमाभ की संरचना और विलाइज की संरचना दोनों में डिफरेंस होता है। डीप में जाएगा तो इतनी सी बात है। आपको अगर पक्षमाभ की संरचना अगर याद आ रही है, तो पक्षमाभ की संरचना में 9+2 अरेंजमेंट था। किसका? सूक्ष्म नलिकाओं का। याद आ रहा है? 9+2 अरेंजमेंट था किसका? सूक्ष्म नलिकाओं का। 2 केंद्र में थी और 9 परिधि पर द्विक मिल रही थी, वो था पक्षमाभ, है ना? पक्षमाभ में भी और कशाभिका में भी। लेकिन वहीं जब हम विलाइज की बात करते हैं, किसकी? रसांकुर, जो हमारी आहार नाल में होती है, वो हमारी आहार नाल की सबसे अंदर वाली परत होती है म्यूकोसा। वो म्यूकोसा इस तरीके से एलोंगेट हो जाती है, इस तरीके से। तो वहां पर पक्षमाभ और हमारी आहार नाल में जो अंकुर या रसांकुर जो होते हैं, वो दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन वो वास्तव में दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। पक्षमाभ जो होती है वो किससे बनी होती है? माइक्रोट्यूब्यूल से। सूक्ष्म नलिकाओं का 9+2 अरेंजमेंट होता है, जबकि माइक्रोविलाइज जो होती है, सूक्ष्म विलाइज जो होती है, अंकुर जो होते हैं, ये क्या होती है? हमारी जो म्यूकोसा होती है वो एक्सटेंड हो जाती है आहार नाल के अंदर, इस तरीके से प्रवर्धित हो जाते हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर फिल्टर फीडर क्या होता है? बेटा जी नीलेश कुमार, याद रखना, ये हमने आपको एक दिन बताया था और मेरे को अच्छे तरीके से याद है। तुम लोग लेक्चर पूरा प्रॉपर्ली देखते नहीं हो या सुनते नहीं हो। फिल्टर फीडर मैकेनिज्म क्या होता है? मैंने आपको बताया था, वेल मछली जो होती है, मतलब वेल जो होती है, वो क्या करती है? वो जू प्लैंकटन खाती है। अब जरा सोच, इतनी बड़ी वेल है, ये जू प्लैंकटन इतना सा, ये कैसे खाएगी? तो जू प्लैंकटन का समूह जो होता है ना, जहां पर, उसको खाती है। तो सपोज मैं वेल हूं, यहां पर जू 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 प्लैंकटन है, ऐसे करोड़ों जू प्लैंकटन पानी के अंदर है। मैंने वो खोला, पानी अंदर गया। अब मुझे उस पानी का क्या करना है? पानी से तो कुछ लेना देना नहीं है, तो पानी अंदर चला गया। अब मैं क्या करूंगा? जैसे ही मुख बंद करूंगा तो हो सकता है वो जू प्लैंकटन बाहर निकल जाए। पानी बाहर निकालेगी वेल, पानी बाहर निकालेगी। पानी वेल जब बाहर निकालती है तो यहां पर इसके मुख्य भाग में एक फिल्टर लगा होता है, एक झिल्ली लगी होती है, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, प्नोगनिस नाम से कुछ झिल्ली होती है, जो क्या करती है? जू प्लैंकटन को बाहर निकलने से रोक लेती है और पानी बाहर निकल जाता है। इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? फिल्टर फीडर मैकेनिज्म। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं।
सो पक्षमाभी प्रोटोजोआ में एक बार फटाफट जल्दी से पढ़िएगा, क्या इनमें यहां से पढ़ना कि पक्षमाभों की लयबद्ध गति जो होती है। अब लयबद्ध गति का मतलब एक के बाद एक, मैंने अभी तेरे को बताया था यहां पर कि एक जो है हिला, इसने दूसरे को हिलाया, तीसरे ने चौथे ने पांचवे, इस तरीके से एक लयबद्ध क्रम में ये क्या करते हैं, हिलते हैं। फिर उसके बाद लयबद्ध क्रम में जब ये गति करते हैं तो जल से पूरित भोजन, यानी वो जो जल में जहां पर ये मिल रहे हैं वहां पर जो भोजन मिलेगा वो कहां पहुंचेगा, गलेट की तरफ पहुंचता है। किसकी तरफ भेज दिया जाएगा, गलेट की तरफ। अब गलेट से किस में जाएगा, सर गुहा में जाएगा, जिसको मुख गुहा या ग्रसिका बोलते हैं। और वो ग्रसिका किसमें खुल रही थी, सर वो बाहर किसमें खुल रही थी, सर वो खुलती है किसमें, इसी गलेट में जाकर खुलती है। हाँ जी, डन, क्लियर है। ये था दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, सिंपल सा बिंदु था। सीधी सी बात कर लेते हैं, भैया कहां पर मिल रहे हैं, बेटा ये भी जलीय होते हैं और ज्यादातर ये किसमें मिलते हैं, स्वच्छ जल में मिलते हैं। ज्यादातर ये किसमें होते हैं, साफ पानी में मिलते हैं। कौन से, आपके पैरामीशियम। ठीक है, सक्रिय गति करने के लिए इनके शरीर पर हजारों संख्या में क्या मिलते हैं, सीलिया मिलते हैं। सिंपल। सर अब क्वेश्चन क्या बनेगा यहां पर, देखिए क्वेश्चन जो है पक्षमाभी प्रोटोजोआ से जो सीधे सीधे बने हैं अभी तक, वो सीधा क्या, द्विकेंद्रकीय अवस्था याद रखना। पहली बात जो यहां पर हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है लेकिन फिर भी आपने याद रखनी है, क्या, द्विकेंद्र की अवस्था मिलती है, दो केंद्रक मिलते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, भूल मत जाना। दूसरा और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहां पर, पक्षमाभ भोजन को गति कराते हुए कहां पर लेकर जा रही है, गलेट की तरफ। गलेट अंदर जाकर किसमें खुल रहा है, मुख गुहा में। एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बनेगा, वही वाला। उपरोक्त में से कौन सा पक्षमाभी प्रोटोजोआ, पैरामीशियम। पैरामीशियम कौन सा प्रोटोजोआ है, पक्षमाभी। सिंपल, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, डन, इतना सा था। लास्ट है वो है स्पोरोजोआ। लास्ट जो है वो है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में, ठीक है, आर के कहना, स्पोरोजोआ में सिंपल से 2-3 बिंदु याद रखने। क्या क्या बिंदु याद रखने सर स्पोरोजोआ में, मैक्सिमम जो ये होते हैं क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, रोग पैदा करते हैं। मैक्सिमम ये कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। ठीक है सर। दूसरा, अब देखिए इनके पास खुद के पास गमन अंग तो है नहीं, इनके पास कोई गमन अंग नहीं है, तो फिर ये कैसे ट्रांसफर होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, ये वाहक के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखो मैंने बोला इनके पास गमन अंग नहीं है, आपने बोला हां सर वाहक के द्वारा ट्रांसफर हो रहे हैं, और ये ज्यादातर परजीवी है। अब जरा सोच, एक ऐसा प्रोटोजोआ जिसके पास गमन अंग है और एक ऐसा प्रोटोजोआ जिसके पास गमन अंग नहीं है, कौन जल्दी नष्ट होने की संभावना रख सकता है? भाई खुद इमेजिन करिए, एक व्यक्ति है जिसके पास चलने फिरने के अंग नहीं है और एक व्यक्ति है जिसके पास भागने दौड़ने के लिए अंग है, पैर है। मान लो पीछे से पुलिस आ गई, किसको जल्दी से पकड़ लेगी? किसको पकड़ लेगी? जिसके पास गमन अंग नहीं है। तो उस हिसाब से सोच, जिसके पास गमन अंग नहीं है उसका परभक्षी जल्दी से भक्षण कर सकते हैं। सोचो, जिसके पास गमन अंग नहीं है उसके परभक्षी उसको जल्दी से खत्म कर सकते हैं। हाँ सर, और अगर खत्म कर सकते हैं तो फिर मिलेंगे नहीं, फिर ये तो खत्म हो जाएंगे। तो क्या ये अपने आप को बचाएंगे? क्या ये अपने आप को बचाएंगे? हाँ सर। और अगर ये अपने आप को बचाएंगे तो कोई एक ऐसी अवस्था ये उत्पन्न करेंगे जो प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल ले। समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? सोच, इनके पास गमन अंग नहीं है, परभक्षी इनका भक्षण कर सकते हैं, इनको खत्म कर सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या ये एक ऐसी अवस्था प्रोड्यूस करेंगे जो उनसे प्रोटेक्टेड रहे? तो उस अवस्था को बोला जाता है बीजाणु अवस्था। ये अपने जीवन काल में एक बीजाणु अवस्था पैदा करते हैं जो इनको जिंदा रखने के लिए जिम्मेदार होती है। अब आप में से कितने बच्चों को, याद करिए,
प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र याद है? आप में से कितने बच्चों को यह चीज याद है कि मच्छर के आमाशय में निषेचन होने से युग्मनज बना था, फिर वो जो युग्मनज जो था वो कहीं ना कहीं आमाशय में प्रतिकूल परिस्थितियां है, उनसे बचते बचाते लार ग्रंथियों में स्पोरोजोइट बना था। याद आ रहा है? कितने बच्चों को याद आ रहा है स्पोरोजोइट, जो प्लाज्मोडियम की एक अवस्था थी, जो रोग फैलाने वाली अवस्था थी? तो याद रखना, ये जो स्पोरोजुआ जो होते हैं, इनके जीवन काल में एक ऐसी अवस्था का निर्माण होता है जो अपने परभक्षियों से तो प्रोटेक्टेड रहती ही है। अब प्रोटेक्टेड रहने के बाद भैया सीधी सी बात है, अपनी संख्या बढ़ानी है, संख्या बढ़ाने के लिए दूसरे जीवों के अंदर जाएगी ये अवस्था और रोग पैदा करेगी। तो यही बीजाणु अवस्था क्या पैदा करती है? रोग पैदा करती है। जैसे एग्जाम्पल स्पोरोजोइट, जो किसकी बीजाणु अवस्था थी सर? प्लाज्मोडियम की। जिससे कौन सा रोग हुआ था गुरु? मलेरिया रोग हुआ था। खत्म, खलास। हा हा हा। पलक शर्मा, हा हा हा। जीवाणुज बोला था इसको हमने। पढ़िए जरा जल्दी से स्पोरोजुआ को और खत्म करिए। स्पोरोजुआ से सिंपल सा क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोजुआ है जिसमें गमन अंग नहीं होते? स्पोरोजुआ। कौन सा प्रोटोजुआ है जिससे कौन सा प्रोटोजुआ है जिससे मलेरिया होता है? सर एक स्पोरोजुआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? एक स्पोरोजुआ है। खत्म। इनके जीवन काल में एक अवस्था आती है बीजाणु अवस्था, जो रोग पैदा करती है। बोलो हा हा हा। पलक शर्मा, समझ में आया तुमको? हा 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 कर रही हो। इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में, जीवन काल में संक्रमण योग्य बीजाणु अवस्था आती है। आ गया बात? खत्म। पहले बिंदु में सिंपल क्या कि भैया इनका जो जीवन काल जो होता है बड़ा कठिन होता है भाई। एक तो चलने फिरने के लिए कुछ है नहीं, वाहक के द्वारा ट्रांसफर करना है, तो एक ऐसी अवस्था होएगी जो बेजोड़, बहुत जटिल होएगी, जो बचते बचाते अपने परभक्षियों से या अपने जिनसे भी बचना है, उनसे बचने के लिए इनके अंदर एक ऐसी बेजोड़ अवस्था होएगी जो रोग फैलाएगी, जिसका नाम होता है